पॉरीफेरा सबसे पहले इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल का है। इनके पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, उसे इसीलिए बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनके जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन यानी जो सेल के अंदर होता है। उसकी जो बॉडी सर्फेस और टेंटिकल्स होते हैं उसको प्रेजेंट होते हैं नीडोब्लास्ट। प्लैटिहेलमिन्थस में ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी डॉर्सो और वेंट्रली फ्लैट होती है, जिसे हमें फ्लैटवर्म्स बोलते हैं। हिरियोडिनेरिया जिसको कि लीच बोलते हैं, और फेरेटिमा जिसको कि अर्थवर्म बोलते हैं। ये है ड्रैगन फ्लाई। इसकी आई डिवाइडेड है बहुत सारे सेगमेंट्स में, तो इसके एक सेगमेंट्स में इसको एक चीज़ दिखेगी, इसके दूसरे सेगमेंट में इसको दूसरी चीज़ दिखेगी। 3 लेग्स इधर और 3 लेग्स इधर। जो हनीबीज होती है वो नॉर्मली ज़्यादा हाइट तक उड़ती नहीं है, लेकिन वो जो क्वीन भी होती है वो उड़ पाती है 300-200 मीटर हाइट तक। ओविपेरस करते हैं, मतलब एग्स प्रोड्यूस करते हैं विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इकैनोडर्मिका की खास बात ये है कि वो लार्वल स्टेज में बायोलॉजिकल सिमेट्रिकल होते हैं और रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं एडल्ट स्टेज में। आजकल में से लेकर सब में पूरा एलिमेंट्री कैनाल जैसे प्रेजेंट होता है, तो इसलिए इन्हें ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम कहा जाता है। पॉरीफेरा सबसे पहले इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल का है। जो फिर इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का है। सीलम ये एसिलोमेट होता है। फिर इसकी जो बॉडी वॉल है वो डाइप्लोब्लास्टिक होती है। डाइप्लोब्लास्टिक यानी इसमें 2 ही वॉल होती है। बाहर की जो होती है वो एक्टोडर्म, और जो अंदर की होती है वो अंदर की जो होती है वो एंडोडर्म। जो बीच वाली होती है वो वॉल नहीं होती है, वो मतलब जस्ट इज अ जेलेटिनस फ्लूइड, उसको अपन मीजोकाइम बोलते हैं। फिर देन उसके बाद बॉडी प्लान ये सेल एग्रीगेट होता है एंड इसकी जो सिमेट्री होती है वो एसिमेट्रिक होता है। हम इसे किसी भी एंगल से डिवाइड नहीं कर सकते। एंड देन ये जो पॉरीफेरा है उसकी जो कैविटी होती है उसको स्पॉन्जोसील बोलते हैं। ये कैविटी उसको स्पॉन्जोसील बोलते हैं। एंड देन इसके जो एंट्रीज होती है वो ऑस्टिया से होती है। पॉरीफेरा एक बार फिर से एंट्रीज होती है इसकी बहुत सारी। उसको वाटर कैनल सिस्टम फर्स्ट, उसमें पहला ऑस्टिया, उसकी मेनी एंट्रीज होती है। देन सेकंड ऑस्कुलम, इसका एक ही एग्जिट होता है। एंड देन थर्ड ये जो होता है वाटर कैनल सिस्टम फूड कैप्चरिंग में एंड देन रेस्पिरेशन में एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। जो कैनोसाइट होती है वो स्पॉन्जोसिल की लाइनिंग होती है। पॉरीफेरा मूव नहीं करता, लेकिन ये जो होता है ना कैनोसाइट, वो उसमें फ्लैजिला होता है, यानी सिर्फ वही थोड़ा सा मूव कर सकता है। का जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है, लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। इसके जो एग्जांपल है स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज है। मेरा नाम सुषमा गायधन है, डॉक्टर सुषमा कल परसों की। आज आप सबको बताने वाली पॉरीफेरा जनरली उसे स्पॉन्जेस बोलते हैं। वो जनरली मराइन होते हैं, ऐसा नहीं कि पूरे मराइन होंगे, जनरली मराइन होते हैं। उनके पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, उसे इसीलिए बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसका बॉडी प्लान होता है सेल एग्रीगेट टाइप। हाँ, उसकी सिमेट्री होती है असिमेट्रिकल, उसे किसी भी प्लेन से हम डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ, उसमें वाटर कैनाल सिस्टम होता है और उसे कैनाल सिस्टम भी बोल जाता है। उसमें ऑस्टिया होते हैं, बहुत सारे ऑस्टिया होते हैं, माइनोस्पोर, जिसमें से पानी एंट्री करता है, जैसे कि और फूड, पानी में कुछ भी हो सकता है, तो ऑस्टिया से इंटर करता है और स्पॉन्जोसिल कैविटी में जाता है। स्पॉन्जोसिल की लाइनिंग कॉर्नोसाइट से बनी होती है, वो जो फ्लैजिलेटेड सेल होते हैं। तो जो स्पॉन्जोसिल कैविटी होती है वो जो आने वाला वाटर है उससे फूड गैदर करते हैं, रिमूवल ऑफ वेस्ट करते हैं और रेस्पिरेटरी एक्सचेंज करते हैं उस वाटर के साथ, और ऑस्क्यूलम से बाहर चला जाता है। और जो स्केलेटन बना होता है, उनको खड़े रहने के लिए कुछ तो भी होना चाहिए, इसलिए उसके पास स्केलेटन बना होता है। उसे स्पोंजिन फाइबर का बना होता है या स्पिक्यूल का बना होता है। उनमें डाइजेशन होता है इंट्रासेलुलर, यानी सेल के अंदर होता है, एक सेल के अंदर होता है। और डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट, उसमें लार्वा स्टेज होती है। और फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है सेल के अंदर। और जो
हाँ उनमें से एक सेपरेट नहीं होते, इसलिए उनमें एक टर्म यूज की जाती है हर्मोफ्रोडाइट। उनके एग्जाम्पल है साइकॉन, साइफा, स्पोंजिला, फ्रेश वाटर स्पंज, यूस्पोंजिया, बाथ स्पंज। कॉलेंटेट नाइडेरिया, उसे नाइडेरिया में आने वाले ऑर्गेनिज्म या एक्वेटिक होते हैं, कुछ मराइन होते हैं, सेसाइल और फ्री स्विमिंग भी होता है। तो इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, रेडिकल सिमेट्री, डायपोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होता है और ये असिलोमेटेड होता है। और इसमें जो उनकी पूरी बॉडी ये निडोब्लास्ट है और निडोसाइट से बनी होती है और उस पर स्टीनिंग कैप्सूल्स होते हैं, उसे निमेटोसाइट्स बोला जाता है। इनके जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन यानी जो सेल के अंदर होता है और उसे एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को मार के उस पर एंजाइम डाला जाता है और उसे एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन, जब उसे निगलते उसे इंट्रासेलुलर डाइजेशन बोला जाता है। फिर उसका जो कैविटी होती है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है जो एंचरिंग करने के लिए होता है और कैप्चर को प्रे को कैप्चर करने के लिए यूज़ की जाती है। फिर उसमें जो टू टाइप के बॉडी फॉर्म होते हैं, पॉलिप और मेडुसा। पॉलिप ये सेसाइल होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। मेडुसा ये फ्री, उसका एग्जांपल हाइड्रा जैसे एडम्सिया, और जो मेडुसा होते हैं वो फ्री स्विमिंग होते हैं और जैसे एग्जांपल यूरेलिया, जेलीफिश ऐसे बोल सकते हैं। जो पॉलिप मेडुसा फॉर्म करता है असेक्सुअली और मेडुसा पॉलिप फॉर्म करता है सेक्सुअली, उसे अल्टरनेशन जनरेशन बोला जाता है, जैसे उसे मेटाजेनेसिस भी बोला जाता है। और जैसे एग्जांपल उसके एक माउथ प्रेजेंट होता है, हाइपोस्टम्पर माउथ प्रेजेंट रहेगा। फिर और एग्जांपल एग्जांपल है एडम्सिया, सी एनिमोन, गॉर्गेनिया, सी फैन, पैनेटुला, सी पैन और मिड्रिना, ब्रेन कॉरल और पोरेंजिसिस, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नवेद कमाल। तो आज हम बात करेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा की। फाइलम सिलेंट्रेटा को निडेरिया भी बोल सकते हैं और निडेरिया उसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसकी जो बॉडी सरफेस और टेंटिकल्स होते हैं उस पर प्रेजेंट होते हैं नीडोब्लास्ट। अभी अगर हम इसके ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है और ये एसिलोमेट होता है। एसिलोमेट इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी जो जीआईटी होती है और बॉडी वॉल होती है उसके बीच में कोई ऐसा मतलब कैविटी प्रेजेंट नहीं है जिसमें ऑर्गन्स हो, वो पूरा पैक्ड है, इसलिए उसे एसिलोमेट कहा गया है। अगर इसकी बॉडी वॉल की बात करें तो ये डिप्लोब्लास्टिक होती है, मतलब जो दो जर्म लेयर प्रेजेंट होती है सिर्फ, एक्टोडर्म जो आउटर मोस्ट होती है और एंडोडर्म जो इनर मोस्ट होती है। इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है एक जेलेटिनस फ्लूइड जिसमें सेल्स नहीं होते, जो जिसे हम कहते हैं मीजोग्लिया। अगर हम बात करेंगे इनकी बॉडी टाइप की, मतलब बॉडी टाइप की अगर बात करेंगे तो इनकी बॉडी होती है ब्लाइंड सैक टाइप, क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल ओपनिंग होती है जिसे हाइपोस्टोम कहा जाता है। अब इनकी बॉडी की बात करेंगे तो इनकी बॉडी बनी होती है जैसे इसके एक मेंबर है कोरल्स, तो उसकी बॉडी बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट से। अगर बात करेंगे इसके एग्जाम्पल्स की तो इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं एडम्सिया या सी एनिमोन, पेनेट्यूला या फिर सी पेन, जॉर्जिना या फिर सी फैन। और इसमें ये मेटाजेनेसिस शो करते हैं, यानी कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, एसेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। इनमें दो टाइप होते हैं, पॉलिप्स एंड मेड्यूसा। पॉलिप्स जो हो सकते हैं वो सिलेंड्रिकल टाइप के होते हैं और मेड्यूसा जो होते हैं वो अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं। पॉलिप्स जो होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और मेड्यूसा जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। पॉलिप्स के एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो उसमें आ जाएगा सी एनिमोन या फिर एडम्सिया या फिर हाइड्रा। और अगर हम लोग बात करेंगे मेड्यूसा की तो इसके एग्जाम्पल्स आ सकते हैं ऑरेलिया या फिर जेलीफिश। इसकी जो बॉडी होती है उसकी बॉडी में टेंटिकल्स होते हैं, तो टेंटिकल्स और बॉडी पे नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। नीडोब्लास्ट में होते हैं स्टिंगिंग कैप्सूल्स, जिसे निमेटोसिस्ट कहा जाता है, जिसके थ्रू ये स्टिंग कर सकती है किसी को भी। और जो नीडोब्लास्ट जिसकी हमने बात की है तो उसके मेन फीचर्स ये होते हैं, वो एनकरेज के लिए हेल्प करता है। जैसे अगर वाटर करंट है तो उसमें ये फ्लोट ना हो जाए, इसलिए वो अपने आप को नीडोब्लास्ट को रोल करके एनकरेज कर सकते हैं, फूड कैप्चर कर सकते हैं और डिफेंस के लिए हेल्प करते हैं, क्योंकि उसमें निमेटोसिस्ट होती है जिससे स्टिंग कर सकते हैं।
हेलो, आई एम उन्नति एंड आई एम प्रेजेंटिंग फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। प्लेटीहेलमिन्थेस में ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी डॉर्सो और वेंट्रली फ्लैट होती है, इसलिए उन्हें फ्लैटवर्म्स बोलते हैं। और इनमें सिमेट्री बायलैटरल होती है और ये एसिलोमेट होते हैं। और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब इनमें तीनों एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों प्रेजेंट होती है। और इनमें एक्सक्रीशन के लिए और रेस्पिरेशन के लिए एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें फ्लेम सेल्स बोलते हैं। ये मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते हैं और इनके पास हुक्स और सकर्स भी प्रेजेंट होते हैं पैरासिटिक फॉर्म में। और इनके कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि टेपवर्म और लिवर फ्लू। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ समीक्षा खड़से। आई एम प्रेजेंटिंग द फाइलम एनेलिडा। एनेलिडा इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। इनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी वॉल रहता है और ये सीलोमेट ऑर्गेनाइजम्स। इनमें पहली बार सीलोम आया है। सीलोम मीन्स एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में जो कैविटी रहती है जिसमें ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं उसको सीलोम बोलते हैं। इनमें पहली बार सीलोम आया है। इनमें इनकी बॉडी जो होती है वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है। इसमें पहली बार मेटामेरिज्म आया है। और इनमें लोकोमोशन के लिए लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल फाइबर्स आए हैं जो कि उनको लोकोमोशन के लिए हेल्प करते हैं। और जो एक्वाटिक एनालिड्स होते हैं उनमें पैरापोडिया, जिसको लैटरल एपेंडेजेस भी बोलते हैं, वो प्रेजेंट रहता है। इनमें फर्स्ट है नेरिस, एग्जाम्पल नेरिस, हिरियोडिनेरिया जिसको कि लीच बोलते हैं, और फेरेटिमा जिसको कि अर्थवर्म बोलते हैं। नेरिस एक्वाटिक है, अर्थवर्म टेरेस्ट्रियल है जो टेरेस्ट्रियल में प्रेजेंट रहता है, और लीच जो कि एक्टोपैरासाइट है। अर्थवर्म जिसको कि डेट्रीवोरस भी बोलते हैं क्योंकि वो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स लीव्स को खाता है। और लीच को सॉन्गिवोरस बोलते हैं क्योंकि वो ब्लड सक करता है। और नेरिस को कार्निवोरस बोलते हैं क्योंकि वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाता है। नेरिस में पैरापोडिया और लैटरल अपेंडेजेस होते हैं लोकोमोशन के लिए। और अर्थवर्म और लीच में लोकोमोशन के लिए वही लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स और सर्कुलर मसल फाइबर्स होते हैं। लीच और अर्थवर्म ये बाइसेक्सुअल होते हैं जिसको कि मोनोइशियस बोलते हैं। और जो नेरिस है वो यूनिसेक्सुअल है, जिसको कि डायोइशियस। माय नेम इज अक्षत मिश्रा और मैं बताने वाला हूँ फाइलम आर्थ्रोपोडा। जो आर्थ्रोपोडा होता है वो इवॉल्व फाइलम है जो कि एनेलिडा से इवॉल्व होकर आर्थ्रोपोडा बने। जो आर्थ्रोपोडा होता है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी मिलती है और साथ ही में उसमें सबसे ज़्यादा टाइप्स ऑफ क्रिएचर्स मिलते हैं। जैसे कि 76% उसमें से इंसेक्टा है और बाकी के 2% जो है वो एराक्निडा और क्रस्टेशिया को मिलके बने। उसके बाद जो आर्थ्रोपोडा है उनमें सीलोम मिलती है। इसका मतलब जो उनकी मीजोडर्म है वो प्रेजेंट रहती है। उसके बाद सीलोम हो गया। उसके बाद उनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक सेल वॉल बॉडी वॉल रहती है। उसमें एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म रहता है। उसके बाद जो उनकी सिमेट्री रहती है, जो आर्थ्रोपोडा रहते हैं वो बायलेटरली सिमेट्रिकल रहते हैं। जो आर्थ्रोपोडा उनके 3 सब ग्रुप्स है जैसे कि क्रस्टेशिया, एराक्निडा और इंसेक्टा। ये एक तरह का ये है ड्रैगन फ्लाई। ये आता है इंसेक्टा सब ग्रुप में। इसमें सबसे ये यहाँ पे इसका हेड है, बीच में इसका थोरैक्स है और ये एब्डोमेन है। इसमें विंग्स भी है जो कि इसको फ्लाइट के लिए हेल्प करते हैं। और इसकी जो आई है वो कंपाउंड आई है, मतलब इसमें बहुत एक आई में जैसे ये इसे एक चीज दिखेगी और दूसरे सेगमेंट से इसे दूसरी चीज दिखेगी। इसकी आई डिवाइडेड है बहुत सारे सेगमेंट्स में, तो इसके एक सेगमेंट्स में इसको एक चीज दिखेगी, इसके दूसरे सेगमेंट में इसको दूसरी चीज दिखेगी। जो ये इंसेक्टा है इसमें जो एक्सक्रीशन इसका होगा वो मैल्फेजन ट्यूब्यूल से होगा। इसमें जो लेग है ये हेक्सापोडा होता है, मतलब इसमें 3 पेयर्स ऑफ लेग है, 3 लेग्स इधर और 3 लेग्स इधर। अभी क्रस्टेशिया होता है उसमें रहता है ग्रीन ग्लैंड। और जो एराक्निडा रहता है उसमें एक्सक्रीशन के लिए रहता है कॉक्सल ग्लैंड। उसके बाद रेस्पिरेशन होता है वो क्रस्टेशिया में रहता है बुक गिल्स या फिर गिल्स की वजह से। जो एराक्निडा है उसमें लंग्स या बुक लंग्स की वजह से। और जो इंसेक्टा है उसमें ट्रकियल रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन के बाद लेग्स जो रहते हैं वो क्रस्टेशिया में इनवेरिएबल लेग्स रहते हैं,
मतलब उसमें वेराइटी ऑफ लेग्स मिल सकते हैं, 2 रहते हैं, 3 रहते हैं, 4 रहते हैं, 5 रहते हैं, 6 रहते हैं, 2 इनवेरिएबल रहते हैं, मतलब फिक्स अमाउंट नहीं रहता लेग्स का दोनों साइड में। और जो एराक्निडा है वो ऑक्टापोडा रहता है, उनमें 4 पेयर ऑफ लेग्स रहते हैं, 4 इस साइड में, 4 इस साइड में। जो ऑक्टापोडा है उसके एग्जाम्पल्स है स्पाइडर्स या फिर स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन के लिए बोला जाता है कि जो आर्थ्रोपोडा है उसमें सब तो ओविपोरस है, लेकिन जो स्कॉर्पियन अकेला है वो विविपोरस है, मतलब वो एग्स के थ्रू रिप्रोड्यूस नहीं करता है। जो क्रस्टेशिया होते हैं वो उनमें इनवेरिएबल लेग्स मिलता है, उनके एग्जाम्पल रहते हैं क्रैब्स, लॉबस्टर, कैंसर, और उन सब क्रैब को कैंसर भी बोल सकते हैं। हनीकॉम्ब होता है, हनीकॉम्ब में 70,000 हनीबीज होती है, उसमें से सिर्फ 1000 जो होती है हनीबीज होती है वो मेल होती है और बाकी सारी 69,000 फीमेल होती है। फीमेल को वर्कर्स बोलते हैं और मेल्स को ड्रॉन बोलते हैं। अब जो मेल्स होते हैं ना उनको कोई काम नहीं रहता है, वो बस उनको कैदियों जैसे बंद रखा जाता है और जो फीमेल्स होती है वो सारा काम करती है। उनमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होते हैं जो सारी ओल्ड वाली जो हनीबीज होती है उनसे मिलकर बनी होती है, और एक क्वीन भी होती है। सबसे पहले जब क्वीन भी अगर कभी उसकी डेथ हो जाती है तो जो सारी वर्कर बीज है उनमें से एक जो सबसे इंटेलिजेंट होती है, वो भी सारे एस्पेक्ट से वो इंटेलिजेंट होती है, अच्छी ऑनेस्ट होती है, ऐसी बी को चूज़ किया जाता है और उसको क्वीन बी की सीट पे बैठा दिया जाता है और फिर उसको एक रॉयल जेली खिलाया जाता है। उससे जो है क्वीन बी जो चूज़ की गई होती है उसका साइज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरीली बढ़ जाता है। और जो हनी बीज होती है वो नॉर्मली ज़्यादा हाइट तक उड़ती नहीं है, लेकिन वो जो क्वीन बी होती है वो उड़ पाती है 300-200 मीटर्स हाइट तक। वो जो क्वीन बी होती है उसको जब फर्टिलाइजेशन करना होता है, रिप्रोडक्शन करना होता है, तब वो जो 100,000 मेल्स होते हैं वो एक जो क्वीन भी होती है वो फ्लाइट लेती है, एक बड़ी सी फ्लाइट लेती है एकदम हाइट तक, और उसके पीछे सारे मेल भी उड़ जाते हैं हनीकॉम्ब के बाहर। तो उसमें से कुछ 15-20 ही मेल्स ऐसे होते हैं जो उस क्वीन बी की हाइट तक उड़ पाते हैं, उसके जैसे डाइव्स मार सकते हैं। उसमें से एक मेल को क्वीन बी चूज करती है और जितने भी स्पर्म्स वो मेल प्रोड्यूस करता है वो सारे स्पर्म वो क्वीन बी अपने एक पाउच होता है स्पर्मिथिका, उसमें स्टोर कर लेती है। वो जो क्वीन बी होती है ना वो जिसके साथ मेट करती है उसको मार देती है, और जितने भी फेलियर मेल होते हैं उन सबको भी बाहर निकाल दिया जाता है हनीकॉम्ब से। उसके बाद वो क्वीन बी वापस आती है और फिर वो हनीकॉम्ब में एक एक ओवम निकाल के ओवम और स्पर्म का जाइगोट बना के फीमेल बनाती है, फीमेल प्रोड्यूस करती जाती है, और बीच बीच में मेल्स भी प्रोड्यूस करती है, लेकिन मेल जाइगोट से नहीं प्रोड्यूस होते, वो सिर्फ ओवम से डायरेक्ट पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू बनाती है। मोलस्का जो रहता है सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम रहता है। इनके जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं टेरेस्टेरियल रह सकते हैं या तो फिर एक्वेटिक, फ्रेश वाटर भी रह सकते हैं और मरीन भी रह सकता है, डिपेंड करता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। इनकी जो बॉडी है वो कैल्केरियस शेल से बनती है, और इनके बॉडी में सबसे पहले एक स्पॉन्जी और सॉफ्ट स्किन प्रेजेंट रहती है मैंटल में। अब वो कैसे प्रेजेंट रहती है, क्योंकि बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला हेड के नीचे अगर ऑक्टोपस में देखें तो उसका हेड है, फिर नीचे एक विसरल हम्प, और उसके फुट है, मस्कुलर फुट, एंड वही मैंटल और कैविटी के बीच में प्रेजेंट रहता है फेदर लाइक गिल्स, जो बेसिकली रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। एंड उसके बाद उनके पास एक फाइल लाइक ग्रास्पिंग ऑर्गन रहता है जिसको रेड्यूला बोलते हैं, जिससे वो ऑर्गन को ग्रास्प कर सकते हैं। एंड अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो बेसिकली डायोसिस रहते हैं, मतलब सेपरेट रहते हैं सेक्सेस, एंड ओवीपैरस रहते हैं, मतलब एग्स प्रोड्यूस करते हैं विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनके एग्जांपल्स पाइला, एप्पल स्नेल, पिनिक्टाडा दैट इज पर्ल ऑयस्टर, एंड ऑक्टोपस, डेविलफिश, लॉलीगो, स्क्विड, सी हेयर जिसका नाम है एप्लेसिया, एंड डेंटेलियम, टच शेल, एंड कटल फिश हम बोलते हैं सेपिया। Hi guys, my name is Chetan Barange and today I am representing the topic Echinodermata.
इकाइनोडर्माटा इसलिए बोला गया क्योंकि इनके जो मेंबर्स है इनकी जो मेंबर्स की जो बॉडी होती है ये स्पाइनी होती है, स्पाइनी बॉडी होती है और इनमें एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है जो कि कैल्कुरियस शेल से बना होता है, कैल्कुरियस सेल से बना होता है, इसलिए इसको इकाइनोडर्माटा बोला गया है। और इनमें जो डायरेशन की अगर बात करें तो डायरेशन इनमें कम्प्लीटली प्रेजेंट होता है। जो माउथ प्रेजेंट होता है वेंट्रली लोअर साइड में, और जो एनस प्रेजेंट होता है डॉर्सली, वो भी अपर पार्ट में। और एक्सक्रीशन की अगर बात करें तो एक्सक्रीशन इसमें होता ही नहीं है, एब्सेंट होता है। इसके एग्जांपल्स में आते हैं एस्टेरियस, स्टारफिश। तो हेमिकॉर्डेटा, तो सबसे पहले इनको भी कॉर्डेटा में गिना गया था, पर उन्होंने कुछ चीज़ें फुलफिल नहीं करी थी, इसलिए इनका अलग ग्रुप बन गया हेमिकॉर्डेटा। अब इसमें 3 चीज़ें होती है इनके स्ट्रक्चर में। पहला होता है प्रोबोसिस, फिर आता है कॉलर और फिर ट्रंक। तो इनका स्पेशल फीचर है कि इनका जो एक्सक्रीशन है वो होता है प्रोबोसिस ग्लैंड से, और इनका जो सर्कुलेशन है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इनमें नोटोकॉर्ड की जगह एक सिमिलर स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड, और इनके एग्जांपल होते हैं बैलेनग्लोसिस और सैकोग्लोसिस है। सिमेट्री मतलब किसी भी बॉडी को हाफ्स में डिवाइड करना। तो पहला आता है असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं असिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स में जो कि डिवाइड नहीं होते हैं किसी भी हाथ से, चाहे हम किसी भी हाथ से वो डिवाइड नहीं होते। तो इसमें पॉरीफेरा किंगडम आता है, ठीक है, पॉरीफेरा फाइलम आता है। देन सेकंड आता है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मतलब क्या होता है कि हम किसी भी हाफ से कट करें वो डिवाइड इक्वल हाफ्स में ही होगा। सो इसमें आता है सेकंड फाइलम दैट इज सिलेंट्रेटा एंड नाइडेरिया, और टीनोफोरा भी इसी में आता है। देन आता है बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री मतलब क्या होता है कि बस हम एक ही हाफ में से काट सकते हैं तो वो 2 इसमें डिवाइड होगा, ठीक है। बायलैटरल सिमेट्री में बाकी के जो भी फाइलम्स बचे हैं पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा को छोड़ के वो बाकी सब बायलैटरल सिमेट्री में आते हैं। इकाइनोडर्मेटा की खास बात यह है कि वो लार्वल स्टेज में बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं और रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं एडल्ट स्टेज में। जब वो एडल्ट हो जाते हैं तो वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, सो जो पॉरीफेरा है उसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मतलब उसमें सेल्स तो वो मल्टी सेलुलर होता है, उसमें सेल्स तो बहुत सारे होते हैं पर जो भी सेल्स है वो डिफरेंट वर्क परफॉर्म करते हैं, इसलिए हम उसे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। देन जो सिलेंट्रेटा एंड नाइडेरिया है उसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें भी मल्टी सेलुलर होता है, जो सेल्स है वो किसी एक पर्टिकुलर जो बहुत सारे सेल्स है वो मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसलिए हम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसे बोलते हैं। देन प्लेटीहेल्मिन्थस में ऑर्गन सिस्टम होता है, मैनी सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं और मैनी टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थस में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। एंड देन प्लेटीहेल्मिन्थस के बाद सारे जो फाइलम्स है उसमें ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनता है। और प्लेटीहेल्मिन्थस के बाद जैसे एस्केलेमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा में ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सीलोम क्या होता है? कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल, उसे सीलोम कहते हैं। अभी जब पॉरीफेरा की बात की जाए तो ये ए सीलोम होता है, मतलब इनमें सीलोम नहीं रहता है, कैविटी नहीं रहती है। और सिलेंट्रेटा मतलब निडेरिया और प्लैटीहेल्मिन्थस में भी कैविटी नहीं रहती है, इसलिए ये ए सीलोम होते हैं। प्लैटीहेल्मिन्थस के बाद से सारे सीलोमेट होते हैं और दो टाइप होते हैं सीलोम के, साइजोसीलोम और एंटेरोसीलोम। और एस्केलेमेंथिस में स्यूडोसीलोम होता है, मतलब इनमें वो जो मीजोडोम होता है वो पाउचेस टाइप स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहता है और वो पाउचेस में उनके ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं। और बॉडी वॉल मतलब क्या होती है कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ये बॉडी वॉल्स एम्ब्रियोनिक स्टेज में फॉर्म होती है। और जैसे पॉरीफेरा की बात की जाए तो ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और डिप्लोब्लास्टिक मतलब इनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म रहता है, मीजोडर्म नहीं रहता है। मीजोडर्म की जगह इनमें एक अनडिफाइंड वॉल टाइप रहती है जिसे हम मिजोकाइम कहते हैं पॉरीफेरा में, और सिलेंट्रेटा में मिजोग्लिया कहते हैं। और प्लैटीहेल्मिन्थस से लेकर सब में ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है बॉडी प्लान। हाँ,
तो पोरीफेरा में जैसे कोई डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है ऑर्गन्स वगैरह में, तो इनमें बॉडी प्लान्स लूज सेल एग्रीगेट होता है। और पोरीफेरा सिलेंट्रेटा में ब्लाइंड सैक प्रेजेंट रहता है, मतलब इनमें अगर हम ऐसे देखें तो माउथ तो होता है पर एनस नहीं होता है, उधर कुछ भी नहीं होता है। और प्लैटिहेलमिन्थस में भी ब्लाइंड सैक होता है, और बाकी सब में एस्किलमिन्थस से लेकर सब में पूरा एलिमेंट्री कैनाल जैसे प्रेजेंट होता है, तो इसलिए इन्हें ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम कहा जाता है।